नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, आज हम बात करेंगे आपके साथ विश्वकर्मा लघु उद्यमी प्रोत्साहन योजना की गवर्नमेंट ड्राफ्टिंग्स के ऊपर, यानी कि स्कीम आ चुकी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि MLUPY यानी मुख्यमंत्री उद्यमी लघु प्रोत्साहन योजना, जो कि लास्ट ईयर 2024 में बंद हुई थी, 2000 मई महीने के अंदर। तो अब बात करेंगे इस स्कीम के अंदर कि क्या क्या नए उसमें प्रोविजंस आए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, अगर आप इसमें एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम ड्राफ्टिंग की तरफ कि इस स्कीम की ड्राफ्टिंग्स क्या बोलती हैं। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना एनडीए गवर्नमेंट की द्वारा लाई गई एक स्कीम है, जबकि पहले जो स्कीम चला करती थी वो चलती थी MULPY। दोस्तों, इस स्कीम के अंदर आप जैसे कि पहले जो प्रोविजन थे वहां थे 8% की जो ब्याज की सब्सिडी दी जाती थी, और उसके अंतर्गत जिसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी भी कवर होती थी। अब किस किस तरह से और किस प्रकार से इस नई स्कीम को लाया गया है तो हम कवर करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं, योजना का जो नाम है वो विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के नाम से है। दोस्तों, जो इसकी अधिसूचना जारी की गई है 31 मार्च 2019 तक लागू रहेगी। इस योजना के अंतर्गत आप किसी प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं एक्सेप्ट ट्रेडिंग, यानी कि आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस से जुड़े हुए हैं तो ही स्कीम का फायदा ले सकते हैं। ट्रेडिंग यूनिट एक्टिविटी फायदा नहीं ले सकती। जबकि आपको ध्यान होगा कि MULPY स्कीम के अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटी भी इसका यूटिलाइज कर सकती थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत मार्जिन मनी क्या है और किस प्रकार से इसमें ब्याज का अनुदान यानी कि इंटरेस्ट की सब्सिडी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, ये नए स्थापित उद्योग जितने भी इसका साथ में पहले से जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, यानी दोनों के केस में, जिसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपांशन करना चाहते हैं, आप कोई भी मॉडर्नाइजेशन करना चाह रहे हैं, या किसी प्रकार का आप बिजनेस और आप बढ़ा रहे हैं, तो भी उस केस में इसको ले सकते हैं। यानी कि हम बात करें तो पुराने बिजनेस और नए बिजनेस दोनों ही इसका फायदा ले सकते हैं। लेकिन जो परिवर्तन किया गया है वो ये है कि पहले ट्रेडिंग यूनिट को भी मिला करता था, इस बार ट्रेडिंग यूनिट इसका फायदा नहीं ले पाएगी, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट इसका फायदा ले पाएगी। आगे बढ़ते हैं, योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आवेदन के साथ साथ कोई भी संस्थागत यानी HUF हो गया, सोसाइटी हो गई, कोई पार्टनरशिप है, LLP या कंपनी भी इसमें एलिजिबल है। यानी कि सभी प्रकार की एंटिटीज में एप्लीकेशन लगा सकती हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि बिजनेस का जो सेटलमेंट जो से आपको सेटअप करना है वह स्थापना क्षेत्र आपका राजस्थान ही होना चाहिए। राजस्थान के बाहर अगर सेटअप करेंगे तो किसी भी प्रकार की आप सब्सिडी क्लेम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगला जो बात करते हैं, बहुत अच्छी बात यह है कि इसके अंदर 18 से लेकर 45 वर्ष तक की सभी आयु के लोग, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। साथ में जैसा कि हमने बताया कि जो भी HUF सोसाइटी भागीदारी LLP कंपनी है, उसके केस में कोई भी मेंबर जिसका 51% से ज्यादा जो स्टेक होल्डिंग है, उसकी उम्र आपकी 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर इसमें 18 वर्ष से कम या 45 वर्ष से अधिक है और उसके पास अगर 51% से ज्यादा मालिक के चलते डायरेक्टर में कंपनी या कंपनी के केस में डायरेक्टरशिप के केस में, तो उसमें अगर 51% से ज्यादा होल्डिंग है, या मान के चलते हैं LLP या पार्टनरशिप में 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग, और किसी ऐसे मेंबर के पास है जिसकी एज 18 से कम या 45 से ज्यादा है, तो ऐसे केस में सब्सिडी का भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, योजना के तहत ऋण और ब्याज के अनुदान के आवेदन की तिथि के समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिभाषा के अंदर, यानी इसके अंदर क्या बोल रहा है दोस्तों, जो MSME उद्यम आधार या उद्योग आधार जो आप चलते हैं उनकी बारे में बात की जा रही है। तो आपके पास वो प्रॉपर होने चाहिए, उसी से आपकी वैलिडनेस तय की जाएगी क्या आप MSME यूनिट है या नहीं है। एक व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य को किसी कंपनी में डायरेक्टर या उसकी योजना का लाभ लिया गया है, और यदि वह व्यक्ति अगर उसके परिवार के किसी भी सदस्य किसी अन्य कंपनी में डायरेक्टर है तो उसका लाभ किया दूसरी कंपनी में पात्र होगा। यानी दोस्तों, इसके अंदर कह रहा है कि अगर आप कोई भी किसी कंपनी में मेंबर हैं जिसके अंदर डायरेक्टर हैं, उस कंपनी में अगर आपने कोई योजना का लाभ लिया और यदि वह व्यक्ति किसी परिवार की किसी भी सदस्य के किसी अन्य कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो भी आप दोनों यानी कि दो कंपनियों में अलग अलग भी इसका बेनिफिट लिया जा सकता है। इसके अंदर दोस्तों, कौन कौन सी योजना के अंतर्गत यूनिट्स हैं जो पात्र नहीं होंगे, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत लाभार्थी इकाई भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी योजना में विगत 5 वर्ष में कोई भी प्रकार का अगर बेनिफिट लिया हुआ है। मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझा देता हूँ दोस्तों। जैसे आपने मान के चलिए, पहले आपने MULPY का फायदा लिया हुआ है, या CLCSS का सेंट्रल गवर्नमेंट का फायदा लिया हुआ है, PMHB का फायदा लिया हुआ है, इस प्रकार की किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम का आपने कोई फायदा लिया हुआ है, तो लास्ट 5 ईयर्स में तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। आप सिविल डिफॉल्टर हैं तो भी आप इसका फायदा नहीं ले सकते। इसमें दोस्तों, लोन किस किस बैंक से ले सकते हैं, कोई भी नेशनलाइज बैंक हो, कोई भी रूरल ग्रामीण बैंक हो, आपका फाइनेंशियल यानी राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो, प्राइवेट बैंक हो, या कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो, या कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, दैट्स मीन ऑल बैंक्स कवर्ड अंडर दिस स्कीम। तो ये सही हमने वहीं पे जोड़ा है। अब बात करते हैं, क्या CGTMSE के अंडर भी इसको फायदा लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। आप अगर CGTMSE है उसके साथ में भी इसका फायदा ले सकते हैं।
दैट्स मीन ये आपका योजना की क्रियान्वयन एजेंसी कौन होगी दोस्तों? इसके अंदर जो क्रियान्वयन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग होगा, इसके माध्यम से ही आप इसमें लगा सकते हैं। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं कि आपको इसमें सहायता क्या मिलेगी और लोन कितने तक अलाउड है। दोस्तों इसके अंतर्गत आप 2 करोड़ रुपए तक के लोन के ऊपर आप उसका फायदा ले सकते हैं, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की न्यू यूनिट के केस में मान के चलते हैं, या आप कोई भी एक्सपांशन या आप कोई भी एडिशनल उसमें सेगमेंटेशन कर रहे हैं बिजनेस का, तो ऐसे केस में जो भी प्लांट एंड मशीनरी है, इसके अंतर्गत आप उसकी और साथ में वर्किंग कैपिटल की, यानी कि आप इसमें जो लाइन लिखी हुई है हम उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विस्तार विविधीकरण आधुनिक भूमि षड्यंत्र मशीन वर्कशेड भवन फर्नीचर उपकरण कार्यशील पूंजी इत्यादि के लिए 2 करोड़ रुपए तक के का जो भी लोन आप लेंगे उसके ऊपर भूमि एवं प्रोजेक्ट कॉस्ट के भाग होने पर भूमि भवन और भूमि हेतु कुल राशि के 25% ऋण ब्याज अनुदान हेतु पात्र होगा। यानी कि जो टोटल कुल ऋण की राशि है वो 25% तक ही एलिजिबल होगी। किसके केस में? अगर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसके अंतर्गत अगर मान के चलते 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है और आपकी 60 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग है, तो उसके अंदर 1 करोड़ के टोटल प्रोजेक्ट का 25% यानी सिर्फ 25 लाख रुपए तक ही इसमें लैंड एंड बिल्डिंग को एलिजिबल किया जाएगा। प्रोजेक्ट का 10% आपको स्वयं कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा। ये मिनिमम कंट्रीब्यूशन है, 10% से ज्यादा भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन 10% का आपको कंट्रीब्यूशन देना होगा। दोस्तों ये लैंड एंड बिल्डिंग वाला जो पॉइंट है आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे अच्छी बात है जो मेरे को इस स्कीम में डिफर दिखी है वो ये है कि इस स्कीम के अंदर भूमि को भी कवर किया गया है, यानी कि भूमि भी इसके अंदर एलिजिबल है, जिसमें 25 यानी भूमि और भवन दोनों के प्रोजेक्ट होने पर भूमि भवन हेतु कुल ऋण राशि का 25% ऋण ब्याज अनुदान के पात्र होगा। यानी कि मैंने जैसा आपको बताया कि इसमें जो सब्सिडी है, अगर आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट प्रोजेक्ट के 25% तक है तो भी आप उस पर सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। ऋण का स्वरूप प्रोजेक्ट की आवश्यकता अनुसार कंपोजिट ऋण एवं केवल सावधि ऋण होगा। यानी कि ऋण का जो स्वरूप है प्रोजेक्ट की हमको उसको टर्म लोन के फॉर्म में होगा। वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी ऋण सीसी लिमिट के रूप में ही पात्र होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं दोस्तों उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि सैंक्शन लेटर के अंदर मॉर्गेज लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इस तरह से लिख दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी कवरेबल नहीं है। ऐसे केस में आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट ऋण में कार्यशील पूंजी की अधिकतम कितनी सीमा? 30% मैक्सिमम आप वर्किंग कैपिटल ले सकते हैं, यानी मिनिमम 70% आपका टर्म लोन होना जरूरी है। 30% ही वर्किंग कैपिटल आपको अलाउ है। विस्तार विविधीकरण और आधुनिकीकरण के मामले में विस्तारित प्रोजेक्ट हेतु सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी पर ही ब्याज अनुदान दे होगा। यानी कि आपका जो एक्सपांशन या आपका मॉडर्नाइजेशन है, तो उसके केस में जो आप एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट कॉस्ट आप इनकर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, पुराने वाले किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। योजना के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर प्रथम बार स्वीकृत ऋण की राशि पर ही ब्याज अनुदान दे होगा। इसके पश्चात वित्तीय स्तर संस्थान स्तर में ऋण की राशि में से किसी प्रकार की वृद्धि ब्याज अनुदान हेतु पात्र नहीं मानी जाएगी। जैसे बहुत अच्छी बात है, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि मान के चलिए कि आपका जो प्रोजेक्ट है आप उसके ऊपर मान के चलते 6% का ब्याज ही दे रहे हैं, तो ऐसे केस में बाद में इंटरेस्ट को अगर एक्सपांड किया जाता है या कोई भी चेंजेस किए जाते हैं, तो बाद में चेंजेस का एप्लीकेबिलिटी इसमें लागू नहीं होगा। दोस्तों आगे है विस्तार विविधीकरण और आधुनिकरण, यानी कि पूर्व संचालित उद्यम द्वारा विस्तार विविधीकरण आधुनिकरण तो वित्तीय संस्थान से प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वर्णित निवेश की मदद से अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर उद्यम हेतु विनियोजित किया जाना माना जाएगा। दोस्तों ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि ब्याज की सब्सिडी कितनी मिलेगी। दोस्तों 1 करोड़ रुपए तक आपको 8% ब्याज की सब्सिडी मिलेगी और 1 करोड़ से अधिक 2 करोड़ तक पे आपको 7% की सब्सिडी मिलेगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आए हैं वो 3 पॉइंट हैं। पहला है कि लैंड एंड बिल्डिंग पे भी सब्सिडी मिलेगी, जो कि प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% तक ही होगी। दूसरा है कि अगर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें जो सीसी लिमिट है वर्किंग कैपिटल है वो 30% तक ही आप क्लेम कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्याज, यानी कि ब्याज की छूट कितनी मिलेगी? 1 करोड़ रुपए तक 8% और 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ तक पे 7% की ब्याज की छूट मिलेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। महिला एससी एसटी दिव्यांगजन उद्यमी ग्रामीण क्षेत्र और जो भी जितने से लिखित लिखी देखते हैं, भारत सरकार जिला उद्यम और वाणिज्य केंद्रों द्वारा जारी बुनकर कार्ड धारक बुनकर यानी जितने भी आर्टिजन्स की बात की जा रही है यहाँ पे, जितने भी हैंडीक्राफ्ट है, जितने भी आर्टिजन्स हैं, जितने भी दस्तकार है, शिल्पीकार है, उनको 1% अधिक एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जाएगी, जिसमें 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ तक के लोन पे 1% अधिक दे होगा। दैट्स मीन अगर हम सीधी सीधी बात करें तो सीधा सीधा सरकार कह रही है कि अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार के व्यक्ति हैं जिसके अंतर्गत महिला है, एससी एसटी है, उद्यमी है, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्यम है, और ऐसे केस में और कोई भी आर्टिजन है, तो भी आपको 2 करोड़ तक के लोन पे पूरी 8% की ही सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि सीधी बात है उनके लिए 7-8 का कोई अंतर नहीं होगा,
सिर्फ 8% होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, पुरुष है, तो ऐसे केस में 1 करोड़ तक के लोन पे 8% और 1 करोड़ से ज़्यादा 2 करोड़ तक पे 7% की छूट दी जाएगी। अब चलते हैं मार्जिन मनी का है। योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण का 25% अथवा 5 लाख रुपए जो भी कम हो मार्जिन मनी अनुदान के तौर पर। दोस्तों ये आपको मैं बता दूं, यह है एमएसएमई एक्ट, जो एमएसएमई की जो सब्सिडी है, जैसे कि हमने पहले भी इस पे सब्सिडी बनाई हुई है, इसको मार्जिन मनी सब्सिडी बोलते हैं। यानी लोन का 25% मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपए तक आपको कैपिटल ग्रांट भी इसमें दी जाएगी। दोस्तों इसमें आपको जो भी लिखा है, बाकी और चीज कॉपी में आपको अटैच भी कर दूंगा। ऋण की अवधि हो गई है। दोस्तों ऋण की अवधि आप इसमें कितनी लिखी हुई है देख लेते हैं। वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदत्त ऋण की समयावधि अधिकतम 7 वर्ष होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। योजना के वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण का ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि संचालन के प्रारंभ से 5 वर्ष होगी। यानी कि आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो 5 वर्ष तक ही मिलेगी। वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदत्त ऋण की कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक होने की स्थिति में ब्याज अनुदान 5 वर्ष तक ही देगा। आपने चाहे लोन 7 वर्ष के लिए लिया हो, चाहे 6 वर्ष के लिया हो, सब्सिडी 5 साल तक ही मिलेगी। अगर आपने लोन का जो समय वो 4 वर्ष लिया है तो वो 4 विच एवरेज लोअर, मैक्सिमम 5 साल तक की सब्सिडी मिल सकती है। और अगर वक्त कम का लिया है तो कम वक्त तक ही लिए ही ब्याज की सब्सिडी आपको दी जाएगी। वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण पर ऋण अदायगी में अधिकतम 6 माह का मोरेटोरियम पीरियड हो सकता है, जो उद्यम की प्रवृत्ति, लाभप्रदता या ऋण की पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर वित्तीय संस्थानों द्वारा निश्चित किया जाएगा। मोरेटोरियम पीरियड में ब्याज राशि के नियमित भुगतान पर योजना के अंतर्गत ब्याज का अनुदान देगा। दोस्तों इसमें एक और अच्छा एक प्लस पॉइंट जुड़ गया है कि अब ये 5 साल 6 महीने सब्सिडी हो चुकी है, क्योंकि 6 महीने का जो मोरेटोरियम पीरियड है वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया है, आपको डीएलटीसी के थ्रू माध्यम से एप्लीकेशन लगानी है। आपको लोन टेक ओवर है, उसके अंतर्गत आपको इसमें एलिजिबल नहीं किया जाएगा। आगे बात करते हैं निर्वर्धन की शर्तें हो गई हैं इसके अंदर। निवर्तन की शर्तों के अंतर्गत ठीक है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट सारे जो मेन कंडीशन है, हाँ ये बहुत जरूर है कि आप देख लीजिए किन किन बिजनेस पे ये एलिजिबल नहीं है। आप किसी भी प्रकार का मीट या किसी प्रकार का वाइन की शॉप लगा रहे हैं, मीट की शॉप ओपन कर रहे हैं, या कोई भी आप विस्फोटक पदार्थ का बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी वाणिज्यिक परिवहन वाहन है जिसकी लागत 5-15 लाख से अधिक है, वाणिज्यिक जैसे कि जितने भी ऑटोज हैं, रिक्शा हैं, ये सभी इसके अंदर एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित उत्पाद, कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां, उनमें कोई भी एलिजिबल नहीं है। खनन, रियल एस्टेट में भी एलिजिबल नहीं है, और नॉन एनजीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में भी जो एक्टिविटीज हैं उनमें भी एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों आज हमने ये कवर की है स्कीम, और अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।